कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल से होंगे और विद्यालय द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों के अंतर्गत अपने शिक्षण वीडियो को देखने के बाद पाठ को भलीभांति समझने का प्रयास कर रहे होंगे और इस माध्यम से अपनी पाठ्य विषय वस्तु को भली भांति समझकर उनके प्रश्नों को करने में दक्षता प्राप्त कर रहे होंगे। इसी आशा से हम आज मनोहर श्याम द्वारा रचित पाठ सिल्वर वेडिंग सिल्वर वेडिंग जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है कि पाठ विषय केंद्रीय भाव, सारांश व प्रश्नोत्तरों पर प्रकाश डालकर इन्हें हल करने व समझने की दक्षता प्राप्त करने का मैं सफलता अर्जित प्रयास करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने यह पाठ भली भांति वाचन कर सारे तथ्यों को भली भांति पढ़ व समझ लिया होगा। मैं एक बार पुनः पाठ विषय वस्तु के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करता हूँ। पहला, ऑफिस। दूसरा, धार्मिक क्रियाकलाप। तीसरा, आदर्श किसंदा। बच्चे व उनके साथ यशोधर बाबू। पांचवा, पत्नी व यशोधर बाबू। 6, बच्चे ये हम पहले ले चुके हैं। छठा, सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू अपने आदर्श किसंदा के अनुरूप ही पूर्ण रुचि से अपने दफ्तर में प्रायः अपने कार्यों को अंजाम दिया करते थे, जिनके कारण से उनके और अन्य स्टाफ मेंबर भी उन्हीं के अनुरूप मजबूर होकर के ऑफिस में बैठा करते थे। धार्मिक क्रियाकलाप। यशोधर बाबू का अपने परिवार से ज़्यादा
आपसी लगाव नहीं था। वे प्रातः दफ्तर आने के बाद साढ़े 8 बजे तक ही अपने घर पहुंचा करते थे। उसका कारण यह था कि वे 5 बजे ऑफिस से निकलने के बाद मंदिर जाया करते थे, अपना समय बिताया करते थे, जिससे निवृत्त होने के बाद फिर वे बाज़ार जाकर सब्जियां लाया करते थे। इस प्रकार से 8 या साढ़े 8 बजे के बीच नियमित वो अपने घर पहुंचा करते थे। उनके आदर्श किशनदा रहे थे। उनके जीवन में किशनदा का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ तक कि उनकी नौकरी में भी उनका योगदान था। जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी तो किशनदा ने उन्हें अपना रसोइया बनाकर मासिक वेतन दे करके उनका जीविकोपार्जन किया था। यह बात भी वे भली प्रकार से जानते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमको बुरे समय में साथ देता था वह व्यक्ति हमेशा हमें याद रहता है। तो यही किशनदा के साथ था। बच्चे वो उनके साथ, उनका अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादा लगाव नहीं था। उसका एकमात्र कारण यह था कि उनके बच्चे प्रायः उन्हीं के अनुरूप नहीं चला करते थे। और यह प्रायः देखने में आता भी है कि हम सभी लोग अपनी उम्र के समय के अनुरूप सोचा करते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी उम्र के हिसाब से सोचा करते हैं। पीढ़ियों में आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी हमसे आशा रहती है, लेकिन हम लोग उनकी आशाओं में पूरी तरह खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि समय की स्थिति का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी कारण से उनके बच्चे भी उनके साथ, उनके व्यवहार, उनके साथ, उनके विचारों में तालमेल नहीं बन बैठा पाते थे। उनका पहला, जबकि उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। पहला लड़का एक विज्ञापन कंपनी में अच्छे पद पर था। जितना आज नौकरी करने के बाद उनका वेतन था, उतना उसकी 1 माह की सैलरी उसको मिल जाया करती थी प्रारंभिक अवस्था में ही। और यहाँ पर भी समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि वे असंतुष्ट रहते थे और जानते थे कि इतना जो है विज्ञापन कंपनी में इतनी मेहनत करने के बाद इस अवस्था में मुझे जो पेंशन मेरी जो मासिक वेतन है, उतना मासिक वेतन उसको प्रारंभ में ही कैसे मिल जाता है। कहीं ना कहीं कंपनी में ज़रूर कोई छिपाने वाली बात है। दूसरा, उनका दूसरा लड़का जो कि दूसरी बार आईएएस की तैयारी कर रहा था। पहले ही आईएएस की तैयारी में भी वह निकल गया था, लेकिन उसको उसके मन मुताबिक नौकरी न मिलने के कारण उसने वो पद नहीं लिया था। वो फिर तैयारी कर रहा था। उनका तीसरा बेटा जो पढ़ाई में इतना होशियार था कि उसका स्कॉलरशिप ले चुका, स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा था और जो है अमेरिका में भी हो आया था अपने शिक्षा के बल पर। वहीं चौथी लड़की भी उनके विचारों से मेल नहीं कर पाती थी। वे चाहते थे कि अब लड़की बड़ी हो गई, मैं किसी प्रकार से उसकी शादी कर दूं और वो अपने घर जाए, लेकिन लड़की थी कि कितने ही बर दिखाने के बावजूद भी वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और ज़्यादा उसका कहना था कि अगर जोर ज़बरदस्ती आप मुझसे करोगे तो मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी। तो यहाँ भी वे अपने बच्चों से भी क्या थे, पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। पत्नी और यशोधर बाबू, पत्नी से भी उनका पूरा प्रॉपर एक तालमेल नहीं था, जिसका कारण यह था कि पत्नी जो है अन्य बच्चों के साथ अपने आप को नई पीढ़ी के साथ ढाल चुके थे। उनका पहनावा आधुनिक परिवेश के अनुरूप ही था, जबकि यशोधर बाबू बिल्कुल भी इस प्रकार के व्यवहार या सामाजिक व्यवहार को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे अपने पुराने ख्यालों में, अपने आदर्श किशनदा के अनुरूप ही अपना जीवन जीने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। सिल्वर वेडिंग, सर्वप्रथम उनके दफ्तर में अनुमान लगाकर कर्मचारियों ने उनके सिल्वर वेडिंग की बधाइयाँ दी और उनको पता भी नहीं था कि किस प्रकार से सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। जब वे घर आए, देखा कि किस प्रकार से उनके घर में बहुतायत में लोग
इकट्ठे हुए हैं और सिल्वर वेडिंग जैसी अंग्रेजी परंपरा को अपनाते हुए, व्यवहार में लाते हुए लोग उनकी सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं। यहाँ भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर, असंतुष्टि का भाव, चाहते ही नहीं थे कि इस प्रकार का कोई भी दिखावा किया जाए। लेकिन उनके बेटे यहाँ पर उन्हें बुलाते हैं, केक कटवाते हैं, उनकी पत्नी भी साथ है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यह सब उनसे ना कराया जाए। इस प्रकार से अंत में उनके बेटे द्वारा भी एक गिफ्ट दिया जाता है। सारे लोग उनको गिफ्ट देते हैं, लेकिन उनके बेटे द्वारा भी जो गिफ्ट दिया जाता है उसमें गाउन होता है। और उनका बेटा उनसे कहता है कि ये गाउन मैं आपके लिए लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ क्योंकि जब भी आप जो है दूध लेने जाते हैं तो फटा जो आपका दूसरा जो पहनावा है वो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता है। आप इसको पहन करके रोज़ दूध लेने जाया करो। लेकिन वहाँ पर भी समहाउ इम्प्रॉपर, उन्हें भी असंतुष्टि रहती कि मेरा बेटा मेरे लिए गाउन तो लेकर के आया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपने पिता से यह तो कह रहा हूँ कि आप दूध लेने जाया करो, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको दूध लेने जाने की आवश्यकता नहीं, दूध मैं ले आऊँगा। यहाँ पर भी उन्हें असंतुष्टि होती बच्चों के व्यवहार से। साथ ही पता चलता है, फिर वो ध्यान देते हैं कि किष्किंधा की जो मृत्यु हुई है, उनकी जो मृत्यु हुई थी, जो हुआ होगा, यहाँ पर बताया गया है कि किष्किंधा की मृत्यु किस कारण से हुई थी। जो हुआ होगा से हुई थी। अर्थात उनका मानना था कि वो कई बार विचार करते हैं कि मैं अगर किष्किंधा ने मुझे बताया होता तो मैं भी विवाह नहीं करता। लेकिन दूसरी बार वो सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ था, मैं अगर विवाह नहीं करता, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो लोग जो है उनको कोई भी सहारा नहीं मिलता है, जिस प्रकार से किष्किंधा थे। जबकि उन्होंने कईयों के साथ परोपकार की भावना की थी, कईयों के साथ सहायता का व्यवहार किया था, लेकिन अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था और किसी ने भी उनको अपना सहारा नहीं बनाया था। कि यहाँ तक यशोधर बाबू भी उनको या उनका सहारा नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पर उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति मरते समय वो अकेला ही हो जाता है और उसकी मृत्यु किस कारण से होती है पता ही नहीं चल पाता है। इस प्रकार से उनका विचार था कि एक व्यक्ति को यहाँ पर शादी या विवाह उसका यहाँ पर बहुत बड़ा मददगार साबित होता है कि उसके बच्चों उसके पास होते हैं, उसकी मृत्यु के समय, दुख के समय उसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार यह था पाठ का केंद्रीय भाव। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतरों को यहाँ दर्शाया है। चलते हैं पाठ सारांश की तरफ, उसके बाद हम प्रश्नाभ्यास करने की दक्षता प्राप्त करते हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी में आपने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद दिखाया है। जो हुआ होगा और समूह इम्प्रॉपर के दो जुमलों की कहानी में प्रमुखता दी गई है। ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यशोधर बाबू के द्वंद्व के कारण हैं। कहानी का नायक अनिर्णय की स्थिति में रहता है। नायक जहां अपने बच्चों की तरक्की से सुखी होता है, वहीं वो अनुभव करता है कि खुशहाली कैसी भी हो जो अपने में परायापन का भाव पैदा करती हो। कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 के अनुसार काम कर रहे हैं। वे अपनी घड़ी रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं। वापसी के समय वे किष्किंधा की उस परंपरा का पालन करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाता है। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्डा ने यशोधर बाबू से थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी के चूहेदानी का हाल पूछा, तो भी यशोधर बाबू ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू के जीवन में किष्किंधा की छाप है।
वे उन्हें गुरु मानते हैं। किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। यशोधर जब दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किसंदा ने उन्हें मेस का रसोइया बना दिया और फिर उन्हें अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलवाई और जीवन के हर कठिन समय में सदैव उनका साथ देते रहे। यही कारण था कि वे सदैव किसंदा के ही आदर्शों पर चलने का प्रयास करते रहते थे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये की नौकरी कर रहा है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की नौकरी कर रहा है, अर्थात उसकी जो नौकरी आईएएस की दोबारा से तैयारी कर रहा है। पहली बार नौकरी लगी लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी शादी न करके उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका जाना चाहती है। दुनियादारी के मामले में इनकी पत्नी और बच्चे ज़्यादा सुलझे हुए लगते हैं। वहीं यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे किसंदा के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे किसंदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करते हैं। शाम को जब वे सब्जी लेकर घर पहुँचे तो देखा कि घर के बाहर कार खड़ी है। कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थी तथा कुछ लोग विदा ले रहे थे। उनकी लड़की जीन्स और टॉप पहने हुए पत्नी ने होठों पर लाली लगाई हुई है। यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक तरीके से मनाई जा रही थी, जिसमें वह पार्टी में केक काटा गया। बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया और कहा कि सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ फुल ओवर पहनकर जाते हैं। उन्हें यह बुरा लगा कि भूषण उन्हें ही सुबह दूध लाने की बात कहता है। वह स्वयं नहीं लाना चाहता है। गाउन पहनकर उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंगों में किसंदा उतर आए हैं, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। तो यह था पाठ सारांश, जिसमें लेखक ने कहानी नायक यशोधर पंत के चरित्र पर प्रकाश डाला है कि किस कदर उनका चरित्र आधुनिक पीढ़ी से मेल नहीं खाता है, जबकि उनकी पत्नी आधुनिक पीढ़ी से मेल खा चुकी है और इसी कारण से वे क्या है, अपनी वर्तमान पीढ़ी से असंतुष्ट हैं। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? हम जानते हैं यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण बुआ ने किया, वह भी परिवार से वंचित थी। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए और किसंदा जैसे व्यक्तित्व के साथ रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बड़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किसंदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वह एक संयुक्त परिवार से आई थी जहां उसे सुखद अनुभव नहीं हुआ। उसके मन में टीस थी कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब उन पर भी लागू करवाए जाते थे। उसकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। वो अपने बच्चों के साथ स्वयं को बदल लेती है। वो मातृ सुलभ प्रेम के कारण अपने संतानों का पक्ष लेती है। वह बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है। वह बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। इस प्रकार वह स्वयं को शीघ्र ही बदल लेती है, जबकि यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किसंदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किसंदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ, किसंदा
ही उपयोग करते हैं, वे उसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। प्रश्न नंबर 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। पाठ में इसका प्रयोग 1 दर्जन से भी अधिक बार हुआ है। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। यह वाक्यांश अपूर्णता का द्योतक है। वे पुरानी पीढ़ी के हैं तथा नए परिवेश में उन्हें कई कमियां नजर आती हैं। वे नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यह वाक्य उनके असंतुलन एवं असहज व्यक्तित्व को अर्थ प्रदान करता है। पाठ में अनेक स्थानों पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की तरफ, स्कूटर की सवारी में, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? आपने देखा कि यशोधर बाबू को कहानी की दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे जीवन में भी अनेक लोगों की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह आप स्वतः लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। नए कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपराओं के निर्वाह में विश्वास रखते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्यवर्गीय पिता विवश है। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधि है। तथा यह कहानी आज लगभग हर परिवार की है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे हैं। वो पुराने आदर्शों मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी और बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी की फटीचरी मानती है। वे रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती हैं। वे पिता के लिए नया गाउन लाते हैं ताकि फटे फुलोवर से उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता है, पिता की मनःस्थिति की नहीं। अतः यह कहानी पीढ़ी के अंतराल की कहानी कहती है तथा कहानी की मूल संवेदना है। प्रश्न नंबर 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? इन्हें भी प्रायों आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु: युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना, युवाओं द्वारा पैदल न चलकर मोटरसाइकिल स्कूटर का प्रयोग,
लड़कियों द्वारा पौराणिक वस्त्रों को ना पहनकर जीन्स और शर्ट पहनना, लड़के लड़कियों की दोस्ती वो पार्क में विचरण करना, खड़े होकर भोजन करना, तेज़ आवाज़ में संगीत सुनना, ये सब कारण हैं जिन्हें हम अपने घर परिवार में बदलावों के रूप में देखते हैं। 8 प्रश्न उत्तर नंबर 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू, प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूर्णतः लागू होती हैं। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, वे अपने मूल्यों के हिसाब से समाज को चलाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों की तरह खींचे खुश हैं। उन्हें किशनदा की मौत का कारण समझ में आता है। वह स्वयं को पिछड़ा मानते हैं, फिर भी वे पुराने को छोड़ नहीं पाते। वे स्वयं को उपेक्षित मानने लगते हैं। वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी उनसे सलाह करे, फिर कार्य करे। सिल्वर वेडिंग पार्टी में उन्हें खुशी होती है, परंतु यह भी दुख है कि इस विषय पर उनसे सलाह नहीं ली गई। ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जरूरी है। तो यह थे पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को ये प्रश्न उत्तर समझ आ चुके होंगे और वे अपनी भाषा में उनके उत्तर लिखने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से एक बार आपका पुनः धन्यवाद।